नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं नगमा। इस वक्त की बड़ी खबर, गुजरात को नया मुख्यमंत्री मिल गया। भूपेंद्र पटेल गुजरात के नए मुख्यमंत्री होंगे। गांधीनगर में विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग गई है। कार्यकारी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने ही भूपेंद्र पटेल के नाम का प्रस्ताव रखा। बैठक में विजय रूपाणी के अलावा गुजरात बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल मौजूद थे। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर नितिन पटेल अभी इस पद पर बने रहेंगे। केंद्रीय पर्यवेक्षक नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद जोशी और तरुण चुग भी विधायकों के साथ मौजूद रहे। भूपेंद्र पटेल गुजरात की घाटलोदिया सीट से विधायक हैं। 2017 में वो पहली बार विधायक चुने गए। अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण और अहमदाबाद नगर निगम की स्थायी समिति के वो चेयरमैन भी रहे हैं। आज मुझे लगता है कि विजय रूपाणी जी ने उनके बिहार को, उनके जीवन को देखकर ही भूपेंद्र पटेल ऐसे कार्यकर्ता श्री भूपेंद्र रजनीकांत पटेल, श्री भूपेंद्र रजनीकांत। अमन भाई इधर रुको, इधर आ जाओ अमन भाई। राज्य विधानमंडल का सर्वसम्मति से देखो आए इधर। भूपेंद्र रजनीकांत पटेल हमारे घाटलोडिया के जो विधायक हैं, जिनके पास एक प्रशासनिक अनुभव भी है, उनको सर्वसम्मति से चुना गया है। और गुजरात भारतीय जनता पार्टी गुजरात के विकास के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में हम गुजरात के विकास के लिए सब आगे तत्पर रहेंगे। अभी तो हम 6 बजे राजभवन जा रहे हैं, राजभवन में देंगे और मुख्यमंत्री पद का अभी 6 बजे महामहिम राज्यपाल जी को ये विधायक दल का जो हमने नेतृत्व चुना है उसका पत्र हम लोग अपने पर्यवेक्षक के साथ अभी हमारे मुख्यमंत्री विधायक दल नेता का चुनाव हुआ है। वो पत्र 6 बजे हम महामहिम राज्यपाल जी को देंगे। भूपेंद्र भाई को मेरी शुभकामना। आने वाला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। वही होगा ना जी। CM जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये जो निर्णय लिया है, भूपेंद्र भाई सक्षम है और आने वाले चुनाव उनके नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जीतेगी, ये हमें सबको पूर्ण विश्वास है। हमारी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं को जवाबदारी देती है और भूपेंद्र भाई एक ऐसा सरल इंसान है, सर्वे लोगों को साथ में लेकर चलने वाला इंसान है। ऐसे इंसान को हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेदारी दी, हमें कोई कमी नहीं है। जरूर आज गुजरात में हमारे विधान पक्ष का नेता के स्वरूप में भूपेंद्र भाई पटेल का सिलेक्शन हो गया है। मुख्यमंत्री तरीके उनका अलाउंस हो गया है। तो आने वाले दिनों में गुजरात उत्तम से सर्वोत्तम होगा और आने वाला हर चुनाव भूपेंद्र भाई पटेल की आगेवानी में हम लोग जीतेंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, JP नड्डा जी और माननीय अमित शाह जी और हमारी पूरी कोर कमेटी की जो संगठन की है, वो सब लोगों ने चयन करके माननीय भूपेंद्र भाई रजनी भाई पटेल को पसंद किया है और पूरे हमारे सभी सांसद और विधायकों सबका अनुमोदन लिया गया और उनको चयन किया गया है। आने वाले वक्त के अंदर वो काम बहुत अच्छा करने वाले, क्योंकि कोविड के समय के अंदर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था और आने वाले जो विधानसभा की चुनाव भी रहेंगे उसमें भी बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा। अखिलेश, भूपेंद्र पटेल का जो के नाम पर जो मुहर लगी और भूपेंद्र पटेल नए बने हैं यहाँ पे चीफ मिनिस्टर, क्या इनका नाम चौंकाने वाला है? दूसरी बात ये भी समझना जरूरी है कि जब मुख्यमंत्री बदले जाते हैं, खास करके ऐसे राज्य में जो प्रधानमंत्री का राज्य है, गृहमंत्री का राज्य है, तो जाहिर है कि एक बड़ा कारण इसका रहा होगा। कहा जा रहा है कि जातीय समीकरण जो है गुजरात में, उसमें विजय रूपाणी फिट नहीं बैठते थे। क्या कारण थे और भूपेंद्र पटेल के नाम पर सहमति किस तरह बनी या क्यों उन्हें चुना गया? देखिए, पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है नगमा कि भूपेंद्र पटेल का नाम जो है वो चौंकाने वाला नाम है, क्योंकि जो नाम चल रहे थे उनमें इनका नाम कहीं भी नहीं था।
दूसरी बात ये कि ये पहली बार विधायक बने हैं, 2017 में पहली बार विधायक बने। अभी तक इनका कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है, किसी मंत्रिमंडल में नहीं रहे, कभी उन्होंने कोई पद नहीं संभाला। कुछ बोर्ड कॉर्पोरेशन वगैरह में जरूर उन्होंने जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन प्रशासनिक अनुभव करीब करीब उनका शून्य ही माना जाएगा। ये बात जरूर है कि 2017 में जब वो जीते थे, सबसे ज्यादा मार्जिन से जीते थे, 1,17,000 वोट से घाटलोदर सीट से जीते थे, जो कि आनंदीबेन पटेल की सीट थी। और आनंदीबेन पटेल के विश्वस्त माने जाते हैं, पटेल है, इसलिए भी शायद इनको चुना गया है क्योंकि बीजेपी को जाति समीकरण साधना था। दूसरा कारण यह है कि जब विजय रूपाणी को हटाया गया, वो भी एक चौंकाने वाला फैसला था, लेकिन बीजेपी को यह लग रहा था कि जिस तरह का कुप्रबंधन हुआ कोरोना को संभालने में, उसके लिए निश्चित तौर पर जिम्मेदारी विजय रूपाणी की बनती थी, और यही शायद एक कारण रहा है जिसके चलते उनको हटाया गया। अब चुनाव में करीब 1 साल का ही वक्त बचा है। ऐसे में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, इनके सामने चुनौती यही होगी कि प्रशासन पर अपनी पकड़ को मजबूत करें और साथ ही बीजेपी को वो फिर से जितवाए, क्योंकि सब जानते हैं कि गुजरात जो है वो बीजेपी का गढ़ है, प्रधानमंत्री गृह मंत्री यहीं से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी जोखिम मोल नहीं लेना चाहती है गुजरात को लेकर। और ये पटेल वोट्स बहुत अहम है, वहां पर पाटीदारों का वोट अहम है, उसमें अब इनका चुना जाना भूपेंद्र पटेल का इस समीकरण में बहुत फायदेमंद होगा। और कैसे विजय रूपाणी जो है वो इसमें बिल्कुल फिट नहीं बैठ रहे थे जातीय समीकरण में। बड़ी वजह क्या यही थी कि जातीय समीकरण में वो फिट नहीं बैठ रहे थे, और जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, उससे सेंट्रल लीडरशिप की जिस तरह की पकड़ है राज्यों पर, वो भी सामने आ रहा है। जब आनंदीबेन पटेल को हटा करके विजय रूपाणी को बनाया गया था, तब भी विजय रूपाणी का फैसला चौंकाने वाला था, क्योंकि तब माना जा रहा था कि पटेल को हटाकर पटेल बनेंगे, यानी नितिन पटेल का नाम तब तय माना जा रहा था। आखिरी मौके पर बीजेपी ने विजय रूपाणी का नाम आगे कर दिया। तब भी यही चर्चा हुई थी कि शायद जो पटेल समुदाय वो इससे नाखुश होगा, और इसीलिए संतुलन बैठाने के लिए नितिन पटेल को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन विजय रूपाणी को बनाने का फैसला शायद ठीक नहीं रहा। वो अगले साल हुए विधानसभा चुनाव में, यानी 2017 में ही पता लग गया, जो बीजेपी की सरकार चाहे बन गई, लेकिन पहली बार उनकी संख्या जो थी वो 2 अंकों में आई, 99 सीटें ही बीजेपी जीत पाई थी। तो ऐसे में बीजेपी को समझ में आया कि शायद जातीय समीकरणों को इग्नोर करना, नजरअंदाज करना उनके लिए ठीक नहीं होगा, और इसीलिए फैसला किया गया कि अब पटेल को ही जिम्मेदारी सौंपी जाए। हम सब जानते हैं कि जो पृष्ठभूमि है बहुत स्पष्ट है। जी, हार्दिक पटेल का आंदोलन लंबा चला, पाटीदार आरक्षण का आंदोलन इतना लंबा चला, और इसी के चलते एक के बाद एक ऐसी परिस्थितियां बनती गई कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल था पटेलों को इग्नोर करना। जैसा आप कह रहे थे कि इनका नाम चौंकाने वाला है, अगर पटेल किसी पटेल को ही मुख्यमंत्री बनाने की बात थी, तो जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी नाम सामने आ रहा था और दौड़ में था कि नितिन पटेल बन सकते हैं। कहा जा रहा था मनसुख मंडाविया भी जो हैं उनका भी नाम है, वो पाटीदार समाज से हैं। तो आपका क्या विश्लेषण है कि क्या वजह रही होंगी कि पहली बार विधायक बने 2017 में भूपेंद्र पटेल, वो इन नामों पे हावी रहे? देखिए, साफ संकेत मिल रहा है पिछले 7 वर्षों में नगमा की जो केंद्रीय आलाकमान है उसकी पकड़ पार्टी पर ज्यादा मजबूत होती जा रही है। अब राज्यों में कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जिसको योगी आदित्यनाथ को या शिवराज सिंह चौहान को छोड़ करके जिसको कहा जा सके कि वो कल से नेतृत्व को चुनौती दे सकते हैं। तो ऐसे में इसी तरह के जो नेता है, जो ज्यादा चर्चा में नहीं रहते हैं, जो बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता है, कोई हाई प्रोफाइल नहीं, जिसका बहुत बड़ा कोई मास बेस नहीं है, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाए, और मुझे लगता है कि उसी कड़ी में ये फैसला किया गया है। दूसरी बात ये भी अब देखने में आएगी कि जब मंत्रिपरिषद का गठन होगा, उसमें भी जो वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ मंत्री, मुझे लगता है कि उनको अब दरकिनार कर दिया जाएगा और नए चेहरे को, नए युवाओं को, इस सबको मौका इसमें दिया जाएगा ताकि बीजेपी गुजरात में एक नई टीम खड़ी कर सके। जी, धन्यवाद आपका अखिलेश। आपने जैसा बताया कि एक तरह से जो केंद्रीय नेतृत्व है उसकी पकड़ मजबूत है, कितनी मजबूत है वही इस चीज को दर्शाता है। जो नए मुख्यमंत्री का चुनाव है, ये ऐसे लोगों को आगे लाया जा रहा है जिनकी खुद राज्य में पकड़ बहुत मजबूत नहीं है, ताकि केंद्रीय नेतृत्व को कोई चुनौती नहीं दे सके। और भूपेंद्र पटेल ऐसे ही नेता हैं, 2017 में पहली बार विधायक बने और इस समय वो गुजरात के नए मुख्यमंत्री हैं। जो पहले के अनुभवी नेता थे जिनके नाम चल रहे थे, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, भूपेंद्र पटेल का नाम का प्रस्ताव रखा गया है। विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। भूपेंद्र पटेल जो है वो अपना दावा पेश करने गवर्नर के पास गए हैं।
महाराष्ट्र के उल्हासनगर शहर में 15 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। कल्याण रेलवे पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा ने मुंबई रेलवे के सीपी कैसर खालिद से इस मामले में बात की है। मुंबई से सटे उल्लासनगर रेलवे परिसर के भीतर एक बलात्कार हुआ है और इसके बारे में ही बात करने के लिए हमारे साथ मुंबई रेलवे कमिश्नर कैसर खालिद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। सर, कहीं ना कहीं पहला सवाल यही उठता है कि एक शख्स रेलवे का जो जुरिस्डिक्शन है उसमें बतौर हथौड़ा लेकर आ जाता है और एक 15 साल के बच्चे के साथ बलात्कार होता है, वो भी रेलवे प्रीमाइसेस में ही। किस तरह से आप इसे देखते हैं? क्या कुछ हुआ है अब तक? क्या कुछ जानकारी है? पहले ये आप बता दें। मैं समझता हूँ कि समाज को शर्मसार करने वाली घटना है और ऐसी घटनाएं जितनी कम हों और जिन नहीं हों तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन समाज में अलग अलग माइंडसेट के लोग होते हैं और उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो इस किस्म के कृत्य करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक बहुत दुखद घटना है और ये घटना इसीलिए जैसे ही हमें सूचना मिली, हमें सूचना मिलने में थोड़ा विलम्ब भी हुआ क्योंकि विक्टिम को पहले सिटी के पुलिस स्टेशन में गई थी और फिर वहाँ से उनको ये बताया गया कि ये जीआरपी के जुरिस्डिक्शन में है, रेलवे पुलिस कमिश्नरेट के हद्दी में है और वहाँ से उनको एक आदमी के साथ भेजा गया। तो जैसे ही हमारी जानकारी में ये बात आई तो सबसे पहले तो हमने ये कहा कि उसको रजिस्टर किया है और इमीडिएटली हमारे सीनियर ऑफिसर्स इसमें लग गए, स्पॉट पे गए और हमने टीम बनाई। हमने अपने क्राइम ब्रांच को इसमें इन्वॉल्व किया। हमारे डिप्टी कमिश्नर मकानदार साहब वो इमीडिएटली वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया। हमने विक्टिम के साथ कुछ एनजीओज़ को, कुछ काउंसलर को साथ में डाला, उनके पेरेंट्स को, उनके फैमिली को हमने सूचित किया। हमने उनका मेडिकल करवाया और उससे फिर उनसे बात की। बात करने के बाद जो घटना का डिटेल्स हमें मिला है उसके हिसाब से हम लोगों ने वो प्लेस ऑफ इंसिडेंट को लोकेट किया है। इमीडिएटली हमने फॉरेंसिक टीम को बुलाया और वहाँ पे जो एविडेंसेस अवेलेबल थे उसको कलेक्ट किया गया रात में ही। और जो हुलिया हमें मिला है एक्यूज़ का विक्टिम से, उसके हिसाब से हमने अपने नेटवर्क को एक्टिव किया और हमने सस्पेक्ट को गिरफ्तार किया है और जो हमें डिटेल्स मिली है उसके हिसाब से एक्यूज़ वही हैं, ये हमें कंफर्मेशन मिल रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से ये रेलवे परिसर में हुआ है, सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। पिछले हफ्ते भी हमने देखा कि पुणे में किस तरह से रेलवे के ही पास वो एक और लड़की पहुंची थी जिसके साथ में इस तरह का दुष्कर्म हुआ। ये दूसरी घटना है एक हफ्ते के भीतर। सुरक्षा को लेकर ज़रूर सवाल उठ रहे हैं। सर, इसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है? क्योंकि जो बताया गया, आपने ही बताया कि ना ही CCTV फुटेज था, ना ही वहाँ पर RPF मौजूद थे स्काई वॉक पर। तो इस तरह की घटना हो रही है और अगर जो आरोपी है वो खुद हथौड़ा लेकर पहुंच रहा है तो कहीं ना कहीं उसे भी पता है कि वहाँ पर किसी तरह की सुरक्षा नहीं है। ये जो जिस जगह पे घटना हुई है ये फ्रिंज से जो FOB है जो सिटी की हद में जाके निकलती है, ये उस पर हुई है और जिस टाइम ये हुआ उस टाइम में वहाँ पे भीड़ नहीं थी। हालांकि विक्टिम के साथ उसके 2 दोस्त थे और जो एक्यूज़ है वो सिटी के साइड से उस स्काई वॉक पे आए हैं और वो बीच में उनकी मुलाकात हुई है जो ज़मीन से ऊपर है। मैं ये समझता हूँ कि हमें अपने प्रेमाइजेस को जितना ज़्यादा सेफ और सिक्योर हम कर सकते हैं करने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें कुछ टेक्निकल सॉल्यूशंस आएंगे जैसे CCTV कवरेज है, इल्यूमिनेशन है। सर, एक सवाल ये होगा, आपने ये भी कहा कि जो आरोपी है उस पर इससे पहले भी मामले दर्ज हैं। क्या मामले दर्ज हैं और क्या अभी उसे कोर्ट पर ले जाया गया है? क्या उसकी कस्टडी मिल पाई है? इसके बारे में अगर आप बताएं। अभी हमारी टीम उसको लेके जाएगी। उस पर बॉडी ऑफेंसेस भी दाखिल हैं, उस पर प्रॉपर्टी ऑफेंसेस भी दाखिल हैं। जो प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम उसको पूरा क्रॉस चेक भी कर रहे हैं और ये मामले उन पे थाने सिटी में दाखिल हैं। रेलवे के हद में उन पर कोई मामला दाखिल नहीं है, लेकिन बहरहाल क्रिमिनल का तो कोई एरिया होता नहीं है तो हम वो रिकॉर्ड भी निकाल रहे हैं। हम वो ये भी देख रहे हैं कि क्या उनको कन्विक्शन हुई है तो हम IPC में जो धारा 75 है जिसमें इन्हेंस पनिशमेंट की बात होती है तो हम उसको भी कोशिश करेंगे अप्लाई करने का। और अभी हमारा जो टीम है उनको कोर्ट में प्रस्तुत करेगा और हम उनका PCR के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और हम ये चाहेंगे कि हम मैक्सिमम जो है एविडेंस जो है उसमें कलेक्ट करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से ये दूसरी घटना हुई है रेलवे के अगर जुरिस्डिक्शन की बात करें उसके बीच, आरोपी को ज़रूर गिरफ्तार किया गया है, उसे अभी अदालत में भी पेश किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि किस तरह से जो जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए वो नहीं है, जो एक चिंता का विषय है। इसे लेकर क्या कुछ किया जाता है आने वाले दिनों में, ये भी देखना काफ़ी अहम होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया।
आज लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की पहली पुण्यतिथि है। पटना में इस दौरान एलजेपी अध्यक्ष और उनके बेटे चिराग पासवान ने एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बिहार के सभी सियासी दलों के नेताओं को आमंत्रण दिया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान को संदेश भेजकर रामविलास पासवान को याद किया। चिराग ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री का आभार जताया और लिखा कि पिताजी की बरसी के दिन आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संदेश प्राप्त हुआ है। सर, आपने पिताजी के पूरे जीवन के सारांश को अपने शब्दों में पिरोकर कर उनके द्वारा समाज के लिए किए गए कार्य का सम्मान किया है। वो उनके प्रति अपने स्नेह को प्रदर्शित किया है। इस कार्यक्रम से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखकर रामविलास पासवान और रघुवंश प्रसाद सिंह की प्रतिमा लगाने की मांग की है। तेजस्वी ने ट्वीट में अपनी चिट्ठी को डालते हुए कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह जी एवं स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की राज्य में प्रतिमा लगाई जाए। आदमकद प्रतिमा स्थापित करते हुए उनकी जयंती अथवा पुण्यतिथि को राजकीय समारोह घोषित करने की मांग को लेकर माननीय मुख्यमंत्री बिहार को पत्र लिखा गया है। तेजस्वी यादव की इस मांग का बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने समर्थन किया है। उन्होंने भी ट्वीट कर लिखा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बिहार के विकास और राष्ट्रीय राजनीति में जो बड़ी भूमिका निभाई, उसे देखते हुए पटना में उनकी प्रतिमा लगनी चाहिए। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी 5 दिवसीय उत्तर प्रदेश दौरे पर हैं। आज प्रियंका रायबरेली पहुंची, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। यहां प्रियंका ने सबसे पहले हनुमान मंदिर में बजरंग बली के दर्शन किए हैं, पुजारी से आशीर्वाद लिया। इसके पहले शुक्रवार को प्रियंका गांधी ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। यूपी चुनाव से पहले प्रियंका गांधी मंथन में जुटी हैं। हर गांव में कांग्रेस अभियान की जिलावार समीक्षा भी हो रही है। कांग्रेस सलाहकार समिति और रणनीति कमेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश में यात्रा निकालने का निर्णय लिया है। ये सर आप टीका लगा लीजिए, ये सब खा लीजिए। और मैं सर एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, अब उत्तर प्रदेश को आपकी जरूरत है। ये हनुमान जी के पुजारी के नाते कह रहा हूँ, आप अपना निवास स्थान रायबरेली बनाइए और यहाँ रहिए। और उत्तर प्रदेश में मैं इनसे कामना करता हूँ कि आपकी सरकार आए और आप ही की पार्टी का मुख्यमंत्री भी बने और प्रधानमंत्री भी बने। मैं चाहता हूँ, क्योंकि हमने भी देखा, मैं पुजारी हूँ, मैं कोई पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जितना अच्छा काम आपके परिवार ने किया, जो बलिदान ने किया है, कोई आज तक करता। कोई यहाँ प्रधान का पद नहीं, लोग हम देखते हैं कि छोड़ना चाहते हो। आपकी माता जी ने प्रधानमंत्री का पद ठुकरा दिया, बहुत बड़ी बात है। और कोरोना से मौत के मामले पर केंद्र ने एक हलफनामा दायर किया है कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया है, ये डेथ सर्टिफिकेट जारी करने पर केंद्र का हलफनामा है। सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद केंद्र ने यह हलफनामा दिया है। इसमें यह है कि कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए दिशा निर्देश तय करने की बात कही गई थी। केंद्र ने यह कहा है कि आत्महत्या की स्थिति में कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। हत्या हादसा होने पर भी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। आरटी-पीसीआर एंटीजन से निदान वाले मामलों पर विचार होगा। अस्पताल में डॉक्टर द्वारा निर्धारित मामले में प्रमाण पत्र मिलेगा। अस्पताल और घर में मौत को लेकर भी दिशा निर्देश तय किए गए हैं। एमसीसीडी सर्टिफिकेट में मौत का कारण लिखा होने पर प्रमाण पत्र मिलेगा। जहां पे ये नहीं है, वहां विवाद होने पर विशेषज्ञ समिति फैसला लेगी। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई कल है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 28,591 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 338 मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल देश में 3,84,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। कल देश भर में 34,848 कोरोना मरीज ठीक हुए हैं। जहां एक और मामलों में कमी आई है, वहीं संक्रमण का दर भी कम हुआ है। कल का संक्रमण दर 1.87% रहा।
लेकिन केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 20,487 नए मामले सामने आए हैं और 181 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण दर अभी भी केरल में काफी ज्यादा है, 15% है। ये बड़ी चिंता का विषय है। केरल में पिछले 24 घंटे में 1,34,000 से ज्यादा कोरोना टेस्ट हुए हैं और 22,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। और अच्छी खबर यह है कि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 22 केस सामने आए हैं। लगातार 5वें दिन कोरोना से किसी की भी मौत की कोई खबर नहीं है। कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 390 है, जिनमें 101 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। दिल्ली में कोरोना से रिकवरी दर 98.22% है। लेकिन अब देश के कई राज्यों में जहां कोरोना के मामले या कोरोना केसेस कम हो रहे हैं, उस समय कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पे मामले बढ़ रहे हैं। मिजोरम में लगातार चौथे दिन 1000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इससे राज्य प्रशासन में चिंता बढ़ गई है। क्या कारण है कि मिजोरम में मामले बढ़ रहे हैं, बता रहे हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। मिजोरम की राजधानी ऐजॉल में बड़े पैमाने पर जांच और टीकाकरण हो रहा है। राज्य में कोविड के मामलों में तेजी आई है और 4 दिनों से लगातार 1000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मिजोरम में 12,000 से ज्यादा मौजूदा कोविड के मामले हैं और हफ्ते की औसत पॉजिटिविटी दर 11% है। राज्य सरकार के आंकड़ों के हिसाब से पिछले एक हफ्ते में 10% से ज्यादा नए संक्रमण बच्चों में हुए हैं। यही नहीं, 90% नए संक्रमण राज्य में ही हुए हैं। ये सब इस बात के बावजूद है कि सूबे की 57% आबादी को कम से कम टीके की 1 डोज और 25% को दोनों डोज लग चुकी हैं। प्रशासन भी मानता है कि हालात चिंताजनक है। बहुत से कारण हो सकते हैं, हम उन पर काम कर रहे हैं। राज्य के उन हिस्सों में स्कूल खोल दिए गए हैं जहां कोविड के कोई मामले नहीं हैं, लेकिन चिंताएं तो फिर भी हैं। ऐजॉल से जिलों और कस्बों में आने वाले कॉमर्शियल वाहनों की निगरानी करनी होगी, क्योंकि ऐसी स्थिति में एक मामले से भी ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को बीमारी लग सकती है। तो आखिर मिजोरम में बढ़ते हुए कोविड मामलों की वजह क्या है? स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि बड़े पैमाने पर जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से ज्यादा मामले नजर में आ रहे हैं। डर है कि डेल्टा वेरिएंट की मौजूदगी से सामुदायिक संक्रमण हो गया हो। कोविड नियमों का पालन न करना भी मामले बढ़ने की एक वजह हो सकती है। मिजोरम में हर मोहल्ले में नागरिकों की एक कोविड टास्क फोर्स है। बढ़ते मामलों के बीच चुनौती ये है कि समय पर मरीजों का इलाज हो सके और सुनिश्चित किया जाए कि कोविड के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हमारा सामुदायिक कोविड केयर केंद्र है जो गिरजाघर में है और गिरजे की जिम्मेदारी है मरीजों के लिए खाने का इंतजाम करना। हमारे यहाँ डॉक्टर और नर्सें हैं और टास्क फोर्स मरीजों का ख्याल रखते हैं। मिजोरम में अभी आशंकित लॉकडाउन है। देखना होगा कि सरकार और कड़े नियम तो नहीं लागू करती है। ऐजॉल से रत्नदीप चौधरी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और देश में पहली बार ड्रोन के जरिए कोविड टीके पहुंचाए गए हैं। ड्रोन उड़ाने के नियमों में नरमी आने के बाद तेलंगाना में शनिवार को ड्रोन के जरिए एक खेप वैक्सीन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र पहुंचाई गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि भारत दुनिया की ड्रोन राजधानी बनने की उम्मीद रखता है और इस टेक्नोलॉजी का कई क्षेत्रों में फायदा उठाया जा सकेगा। भारत में पहली बार एक ड्रोन ने कोविड के टीके पहुंचाने का काम किया। ये टीके 2 से 8 डिग्री के तापमान नियंत्रित डिब्बों में रखकर 3 किलोमीटर दूर तेलंगाना के विकाराबाद जिले के एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाए गए। इस मशीन ने जहां तक दिखाई देता है उससे दूर, यानी बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट की अपनी पहली उड़ान के जरिए 9 मिनट में कामयाबी के साथ टीके पहुंचा दिए। डेटा लॉगर से हमें पूरी जानकारी मिली। चिड़ियों से ना टकराए उसके लिए इसमें एंटी कोलिजन है। केंद्र सरकार के ड्रोन उड़ाने के नियमों में ढील देने से ये मुमकिन हो सका। अगले 2 महीनों में इंटरैक्टिव एयर स्पेस का देश भर का नक्शा बदल जाएगा, जब देश भर में ड्रोन उड़ाए जा सकेंगे। इससे स्वास्थ्य सेवाओं का ही नहीं बल्कि कई और उद्योगों का भी फायदा होगा। तेलंगाना की मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना के तहत
8 समूहों से कहा गया है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं का सामान पहुंचाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। इस बात की बेहद खुशी है कि तेलंगाना ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में सबसे आगे है। मेडिसिन फ्रॉम स्काई देश की एक अहम परियोजना है। ये तो बस शुरुआत भर है, पहला कदम है। दवाएं, खून, टीके, अंग प्रत्यारोपण और कानून व्यवस्था ये सभी के काम आएगी। ड्रोन से दूर दराज इलाकों में जल्द दवाएं, टीके आदि पहुंचाने वाकई में बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। विकाराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अगस्त 2020 में कोझिकोड में हुए विमान हादसे पर विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट आ गई है। 257 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट का SOP को पालन नहीं करना हादसे की वजह हो सकता है, लेकिन तकनीकी खामियों को भी रिपोर्ट में अनदेखा नहीं किया गया है। पिछले साल 7 अगस्त को एयर इंडिया एक्सप्रेस का B737-800 विमान केरल के कोझिकोड हवाई अड्डे पर रनवे से बाहर निकलकर हादसे का शिकार हुआ था। दुबई से आ रहे इस विमान में 190 लोग सवार थे। हादसे में विमान के दोनों पायलट समेत 21 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग इसमें घायल हुए थे। और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान कल रात एक बड़ा हादसा हो गया। मालवाहक गाड़ी से शीशा उतारते समय कुछ मजदूर नीचे दब गए। जिला प्रशासन के मुताबिक हादसे में एक मजदूर की मौत भी हुई है, एक मजदूर जख्मी है। घटना की सूचना पाकर आला अधिकारी मौके पर गए। सभी घायलों को कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हाल के महीनों में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में ये दूसरा हादसा है।